I rise to present the budget for the year 2013-2014. मेरे के पास स्वागत है आपका। जी हां, आम का कत्लेआम ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आम बजट आने के बाद जो उम्मीदें थी आम जनता को, उस 80% आबादी को, कि उसके लिए कुछ ना कुछ होगा इस बजट में, वो निराश हुआ है। उसे कुछ नहीं मिला है, इसलिए इसे हम कह रहे हैं आम का कत्लेआम। और लगातार हमने ब्रेक से पहले चर्चा की थी, एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाना चाहेंगे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस बयान के बारे में क्या कहा है और नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज क्या कह रही हैं। The finance minister has charted a path to bring the fiscal deficit under control. And if we succeeded that quest, I think we would have created a better climate for investment. We would have created a better climate also for more moderate levels of inflation than we have had in the last 2 years. क्या ये बजट भारत जैसे बड़े देश की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में बनाया गया बजट है? जबकि इस बार के बजट से आशा ये थी कि चुनाव वर्ष पूर्व का बजट होगा जो अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से लड़ेगा और कुछ नई संभावनाएं देश के लिए लेकर आएगा। लेकिन हम सब लोगों को बहुत ही निराशा हुई है ये बजट देखकर, और आम आदमी तो त्रस्त हुआ है क्योंकि उसका नाम भी नहीं लिया गया। उसको देना तो कुछ दूर की बात है, उसका नाम भी, पूरे इतने पन्नों के बजट में कहीं आम आदमी का नाम भी नहीं है, नाम भी गायब है। तो सुना आपने, मनमोहन सिंह ने जहां तारीफ की, वहीं सुषमा स्वराज ये कह रही हैं कि इसमें विजन तो है ही नहीं, कुछ विजन दिखाई नहीं दिया और आम आदमी को तो याद भी नहीं किया गया, उसके लिए ना कुछ था, ना एक नाम भी लिया गया उस आम आदमी का। रामजतन जी, जिस तरीके से हमने इस पूरे बजट को देखा, आपने भी इससे पहले भी कहा कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस पर विचार करने की ज़रूरत थी, और नेता प्रतिपक्ष का बयान भी सुना सुषमा स्वराज जी का, और हमारे साथ जो कुछ मेहमान बैठे हैं उन्होंने भी ये बात कही कि ऐसा लगता है कि आम बजट को नज़रअंदाज किया गया, आम लोगों को, माफ़ कीजिएगा, नज़रअंदाज किया गया, और कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए जो कुछ चीज़ें दी गई हैं वो एक चुनावी पैतरा है। देखिए, दो चीज़ आपने मुख्य रूप से हमेशा स्ट्रेस दिया है। एक तो ये कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ नहीं रहा, लेकिन आप देखेंगे कि आम आदमी से भी नीचे का जो तबका है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो समाज के माइनॉरिटी के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, ये आम आदमी से भी नीचे हैं। दूसरा कहना है कि 80% लोगों का ध्यान नहीं रखा गया है। पूरी आबादी का 50% महिलाएं हैं, आप उसमें बच्चों को जोड़ लीजिए, उसमें माइनॉरिटी 20% जोड़ लीजिए, और उसमें SC ST को जोड़ लीजिए, तो समाज के 90% वर्गों का, 95% वर्ग का ध्यान रखा गया है, जो धनी मानी लोग हैं। लेकिन आप ये बताइए रामजतन जी, ये किस समाज में कैसी महिला है जिनके पास, बिल्कुल रामजतन जी, लेकिन उससे पहले ये कैसी महिला है जो विदेश से 1 लाख का सोना ला सकती है? क्या वो आम आदमी है? क्या वो उस 80% में है? कर लेते हैं, ये मानते हैं कि मध्यम वर्ग के लोगों को राहत नहीं दी गई है, लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग हैं उन्हीं को टैक्स लगाया गया है, कम से कम उनको टैक्स लगाने से वंचित रखा गया है। और केवल खास क्षेत्र में नहीं, आप हेल्थ और एजुकेशन जो मेजर सेक्टर है उसमें एलोकेशन काफ़ी बढ़ाया गया है। आप देखेंगे मिड डे मील का हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा का सवाल हो, मेडिकल एजुकेशन का सवाल हो, आम हेल्थ का सवाल हो, इसमें काफ़ी एलोकेशन किया गया है। और बिहार के लिए तो नालंदा यूनिवर्सिटी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात की गई है। देश की सुरक्षा, लेकिन रामजतन जी, एक कुपोषण को छोड़ा गया, कुपोषण के लिए सिर्फ 200 करोड़ रुपए। दूसरी चीज, आपने बिहार की बात कही, तो बिहार में आपने AMU को आपने 100 करोड़ दिया, आपने BHU को 100 करोड़ दिया, क्या पटना यूनिवर्सिटी को नहीं दिया जा सकता था? दूसरी चीज, आपने गया और मोतिहारी को यह कहा था कि केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा, इस बजट में वो भी नहीं दिखाई दिया। वो तो पहले घोषणा हो चुका है, नई घोषणा हुई है नालंदा यूनिवर्सिटी को। आप देखेंगे कि पिछले 50 वर्षों में कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं मिली लगातार, चाहे मोतिहारी का सवाल हो अथवा गया का सवाल हो, फिर आप देखेंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का सवाल हो, नालंदा जो ओल्ड यूनिवर्सिटी है उसको एक्सेलेंस बनाने की बात है। ये सारी बातें, 100 करोड़ रुपया कृषि के डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है। तो ऐसा तो नहीं कि कोई लास्ट बजट है। भारत ना तो विकसित राज्य है और ना तो पिछड़ा राज्य है, ये विकासशील राज्य है, और विकास की प्रक्रिया भी बहुत कुछ करने की संभावना है। विकास की प्रक्रिया में बहुत कुछ करने की संभावना है, लेकिन विजन क्या है वो दिखाई नहीं दे रहा है। नवल जी, बिल्कुल हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले अरुण सिन्हा जी कुछ कहना चाह रहे हैं।
देखिए, जो इस बार रेवेन्यू देश को आया और उसको कलेक्शन में काफ़ी कमी हुई है, उसका हिस्सा जो स्टेट को मिलना है बिहार को, वो बहुत कम मिलने जा रही है, जिसके वजह से बिहार के लिए तो ये बहुत शौकी है। और आपने ठीक ही कहा कि पटना यूनिवर्सिटी जो हिंदुस्तान में एक यूनिवर्सिटी के रूप में तो मतलब बिहार के लिए, और मैं तो कहूँगा पूरे हिंदुस्तान के लिए, और इसके लिए कुछ नहीं है तो आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। और माननीय रामजतन जी जो महिलाओं की बात, वो महिला की बात नहीं कह के और अब गरीबी की बात कर रहे हैं। मैं तो उनसे ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में बैंक खुल रहा है और विदेश से सोना लाने में राहत दी जा रही है, ये कौन गरीब महिला की बात हो रही है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये कहना है अरुण सिन्हा जी का। हम भाई वीरेंद्र जी के पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले नवल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, हम आएंगे, आप और से बात कीजिए। हाँ देखिए, रामजतन जी जिस वक्त वो यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे तो मैं चाह रहा था कि उसमें उनको रेस्पॉन्ड करूं। नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की बात इस बजट स्पीच में है, लेकिन सिर्फ बात है, कोई एलोकेशन इसमें नहीं है। मैं नहीं, ये एक सेंटेंस है, सिर्फ एक सेंटेंस है कि नालंदा इंटर कमिटेड है कि इसका पुनरुद्धार करेंगे। क्या यह काफ़ी है? किसी बजट में इस स्टेटमेंट की सिर्फ जरूरत होती है कि बजटरी एलोकेशन की जरूरत होती है? मैं जानना चाहता हूं, वह भी नहीं है कि क्या अमाउंट इससे ईयरमार्क किया जा रहा। तो नहीं ऑब्लिगेट नहीं। चलिए रामजतन जी क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे देखिए, अरुण जी ने पटना यूनिवर्सिटी और आपने भी सवाल उठाया, तो जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसका फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है थ्रू यूजीसी। डायरेक्ट करेंगे तो राज्य के मामले में हस्तक्षेप माना जाएगा। और जो नवल बाबू ने कहा, जब एक बार उन्होंने घोषणा बजट में किया तो दिस इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक फंड एलोकेशन। इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए, वो तो करना ही पड़ेगा। और अभी भी जो सारे काम कर रही है सेंटर ही आर्थिक मदद कर रही है। नवल जी, सही है, सरकार वही अमाउंट खर्च कर सकती है जिसका बजट में प्रावधान हो और पार्लियामेंट से डुली पास हो और फाइनेंस बिल के माध्यम से पार्लियामेंट द्वारा पास हो। घोषणा तो रोज आजकल होती है। ये घोषणा सिर्फ देखिए, है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको मरने देगी, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन अगर गंभीर है तो कोई न कोई रकम की बात होनी चाहिए थी, और जिससे लगता कि जल्दी उसका पुनरुद्धार होगा। पटना यूनिवर्सिटी 7th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। ऐसा नहीं है कि केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मदद की जा सकती है, स्टेट के प्रोजेक्ट्स को भी मदद की जा सकती है, प्रोवाइडेड उसमें विल पावर हो। यह क्या कारण है? ये 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो हमारे पास है। पिछले साल जो एक यूनिवर्सिटी का पैसा था उसी को 2 यूनिवर्सिटी में बांट दिया गया। इस बार चर्चा तक नहीं है मोतिहारी में कैसे प्रोजेक्ट शुरू होगा। और तीसरी चीज, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट, हमारे प्रधानमंत्री बहुत सेंसिटिव है एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के बारे में। हम जानते हैं, हमारे मित्र लोग जो जाते हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो उनके सहयोगी चिंता जाहिर करते हैं। एन सिन्हा वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कंट्री ओवर नोन, वर्ल्ड ओवर नोन है। कोई रकम नहीं दे सकते। इसके पहले भी उन्होंने बेंगलोर में दिया है, बंगाल को दिया है, त्रिवेंद्रम को दिया है, इस बार अलीगढ़ को दिया, बीएचयू को दिया। ये हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारी उपेक्षा हुई है, और उपेक्षा हुई है इकोनॉमिक फील्ड में। जो आप उपेक्षा हुई है, अन्याय हुआ है, हमारे साथ उपेक्षा और अन्याय हुई है। भाई वीरेंद्र, जिस तरीके से ये बात आ रही है सामने, क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि सिर्फ एक घोषणा नहीं होनी चाहिए थी, इसमें फंड एलोकेशन की बात होनी चाहिए थी? होना चाहिए था, अलॉटमेंट होना चाहिए था, घोषणा होनी चाहिए थी नालंदा विश्वविद्यालय का। ये सरकार से मैं मांग करता हूं कि उसको फंड का व्यवस्था करना चाहिए, और तभी ये माना जाएगा कि आप उसको जीर्णोद्धार करने कल से जा रहे हैं। नहीं तो ये माना जाएगा कि बजट में केवल प्रावधान आपने किया है लेकिन पैसा का अलॉटमेंट नहीं किया। क्या आपको ये नहीं लगा कि बिहार के साथ उपेक्षा हुई? क्योंकि सबसे पहले जब आपने शुरुआत किया था तो आपने ये कहा था कि बहुत अच्छा बजट है। नहीं, बिहार के साथ उपेक्षा हुई है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। ये आम बजट है और आम बजट में सभी राज्यों को ध्यान रखा गया है। बिहार ही भारत नहीं है, इसलिए सभी राज्यों पर ध्यान दिया गया है। ऐसी बातें नहीं है कि ये आम बजट नहीं, आम बजट। बिहार ही भारत नहीं है, सारे राज्यों पर ध्यान दिया गया, सारे राज्यों पर। तो ये जो बात निकलकर सामने आई है, तो हम आपको एक ग्राफिक्स दिखाते हैं, और उस ग्राफिक्स में ये दिखाते हैं कि जो पिछड़े राज्य हैं उन्हें जो प्रावधान दिया गया है उसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या बातें हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। वित्त मंत्री ने बीआरजीएफ के लिए 11,500 करोड़ देने का ऐलान किया। 2013-14 के लिए इतनी राशि का प्रावधान।
नक्सल प्रभावित जिले के लिए 1000 करोड़ रुपए अतिरिक्त। बिहार, बुंदेलखंड, उड़ीसा के लिए विशेष प्रावधान। वित्त मंत्री ने पिछले राज्य का मापदंड बदलने की वकालत की। नए मापदंड जोड़े जाने पर दिया जोर। प्रति व्यक्ति आमदनी, शिक्षा को मापदंड बनाने पर दिया जोर। तो देखा आपने कि किस तरीके से प्रावधान यहां पर दिया गया और बिहार का भी इसमें नाम शामिल हुआ और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार ने भी धन्यवाद अता किया है चिदम्बरम का। कैसे धन्यवाद अता किया है, क्यों किया है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बजट से इसलिए खुश हैं कि उसमें पिछड़े राज्यों को दिए जाने वाले विशेष राज्य के दर्जे के मापदंड पर बात की गई है। नीतीश कुमार को साफ साफ लग रहा है कि ये बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को सैद्धांतिक सहमति है। वे तमाम पिछड़े राज्यों को इस मुद्दे पर एक होने की जरूरत भी बताते हैं। वित्त मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे जो कुछ मुद्दे हैं उस पर ध्यान दिया है। जो पिछड़ेपन का मापदंड निर्धारित किया गया है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा के लिए जो मापदंड निर्धारित है उस पर फिर से विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री की ओर से केंद्र को धन्यवाद भले कहा जा रहा है, लेकिन बिहार की सत्ता में जेडीयू की सहयोगी पार्टी बीजेपी को सुहा नहीं रहा बजट। मैं ये मान के चलता हूं कि जो आज इस देश की समस्या है, बेसिक समस्या, क्या ये बजट महंगाई पर रोक लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। क्या ये बजट लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ा पाएगा? नहीं बढ़ा पाएगा। क्या ये लोगों के रोजगार उन्मुख बजट है? क्या नहीं है। करोड़ महिलाओं के लिए, पूरे देश के लिए इतनी राशि बहुत कम है। एक शुरुआत की गई है, लेकिन यह भी शुरुआत बहुत स्पष्ट नहीं है। यह मुझे लगता है कि एक माने मोहित करने वाला, लुभावना चुनावी बजट एक प्रकार से है, क्योंकि महिलाओं के लिए ठोस रूप से कुछ नहीं किया गया है, एक तुरुप का पत्ता फेंक दिया। आरजेडी ने मुख्यमंत्री के धन्यवाद को निशाने पर लिया है और कहा है कि बीजेपी का सफाया करना चाहते हैं नीतीश कुमार। नीतीश के नए कांग्रेसी झुकाव के मायने भी आरजेडी समझा रही है। बीजेपी तो उनको पोंछी धर के डेमोरलाइजिंग स्थिति में ही उनके साथ चल रहा है और बीजेपी को यह चाहते हैं कि ऐसा लतार मारे कि इनका सब दांत टूट के हाथ में आ जाए और बीजेपी को वो पूरी तरह से राज्य में सफाया करना चाहते हैं। इसीलिए बीजेपी भी अलग अलग स्टैंड पर अलग अलग काम कर रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस के तरफ वो मुखातिब है। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का गठबंधन बीजेपी के साथ है, लेकिन आपको याद होगा कि प्रणब मुखर्जी के समर्थन में कैसे जेडीयू खड़ी रही और अब नए दांव के तहत कांग्रेसी वित्त मंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं नीतीश। साफ साफ कहें कि भीतर और बाहर मिलाकर दो नावों की सवारी तो नहीं हो रही। कांग्रेस, जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी सभी की नजर 2014 के चुनाव पर है। कैमरामैन शाहिद के साथ प्रणय प्रियमवत, आर्य न्यूज, पटना। लीजिए, बजट पर राजनीति भी शुरू हो गई। एक तरफ कुछ प्रावधान दिए गए, उसके बाद धन्यवाद भी अता किया जाने लगा नीतीश कुमार की तरफ से चिदम्बरम साहब का। संपादक जी, जिस तरीके से हमने कल भी देखा, मुलायम सिंह ने कल बल्कि परसों मुलायम सिंह ने रेल बजट के बाद कुछ प्रतिक्रिया दी और अभी अभी यहाँ पर नीतीश कुमार की ये धन्यवाद की प्रतिक्रिया। नहीं, देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो गति मुलायम सिंह यादव की वही गति नीतीश कुमार की। मुलायम सिंह यादव जो है यूपीए के साथ, कांग्रेस के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और नीतीश कुमार जो है बीजेपी के साथ शादी करके रह रहे हैं। मुलायम सिंह को लगता है कि अगर मेरा लिव इन रिलेशनशिप कांग्रेस के साथ नहीं चल पाया तो हम क्या करेंगे। एक डर है सीबीआई का, तो वो अपना भविष्य तलाश रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई अगर बीजेपी ये कह दे कि मुसलमानों के बारे में हम अपनी राय बदलने के लिए तैयार हैं तो हमारी करीबी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी को सिर्फ एक वाक्य बोलना है कि बीजेपी जो है मुसलमानों को राष्ट्रभक्त मानती है, तो मुलायम सिंह अपने जीवन भर की धर्मनिरपेक्षता छोड़ देंगे। वही गति ठीक जो है बिहार में नीतीश कुमार जी की हो गई है। ये जो बीजेपी के साथ इनका शादी चल रहा है और इस शादी से लगता है वो खुश नहीं है, तो बिना किसी ठोस ग्राउंड के
वो जो है कांग्रेस को ऑफर पर ऑफर किए जा रहे हैं कि भैया एक लॉलीपॉप हमको दे दो, एक लेमन जूस दे दो, एक झुनझुना मेरे हाथ में पकड़ा दो, मैं बीजेपी को छोड़कर तुम्हारी तरफ आता हूं। तो कहीं से देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि जो गति मुलायम सिंह की वही गति नीतीश कुमार की। अब जरा इस चीज को समझ लीजिए जिस पर नीतीश कुमार जी ने इतनी दफा थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल दिया है चिदम्बरम साहब को और सरकार को। चिदम्बरम साहब ने, भारत की सरकार ने, मनमोहन सिंह ने कोई विशेष राज्य के दर्जे पर कमिटमेंट नहीं किया है, कोई विशेष पैकेज पर भी कमिटमेंट नहीं किया है। जो चीज़ कही गई है वो है बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड, BRGF, ये पहले से है और ये पहले से है। और इसमें चिदम्बरम साहब ये कह रहे हैं कि इसमें जो है बिहार के ज़िले आएंगे, बुंदेलखंड रीजन के ज़िले आएंगे, पश्चिम बंगाल के ज़िले आएंगे, उड़ीसा के KB के डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे, इनके अलावा देश के 82 डिस्ट्रिक्ट्स और आएंगे, 82 ज़िले और आएंगे। मतलब आप समझ लीजिए कि इतने सारे 150-200 ज़िलों को लेकर 11,500 करोड़ रुपये का BRGF है, बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड है, जो कि पहले से है। और अब इसमें देखिए किस चीज़ पर जो है नीतीश कुमार जी, और थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कितनी बार थैंक यू बोल रहे हैं। चिदम्बरम साहब कहते हैं कि आई प्रपोज टू इवॉल्व न्यू क्राइटेरिया, ये पिछड़े राज्यों के लिए ये कह रहे हैं कि आई प्रपोज टू इवॉल्व न्यू क्राइटेरिया, और सरकारी दस्तावेज में इसका हिंदी अनुवाद ये दिया गया है कि पिछड़ेपन के निर्धारण हेतु नया मापदंड सृजित किया जाएगा और उन्हें भविष्य की योजना बनाने और निधियों के हस्तांतरण में प्रतिबिंबित किया जाएगा। यानी कि पिछड़ेपन के निर्धारण हेतु नया मापदंड बनाया जाएगा, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, विशेष पैकेज नहीं दिया जाएगा। जो BRGF पहले से मौजूद है उसमें जो है पिछड़ेपन के निर्धारण हेतु नया मापदंड सृजित किया जाएगा। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ने पता नहीं चीजों को समझा नहीं समझा और इतनी दफा थैंक यू बोल दिया। अल्फाजों का हेरफेर, अभिरंजन जी क्या है, अल्फाजों का हेरफेर, बिल्कुल अरुण सिन्हा जी, बिल्कुल सर्वोदय जी, हम आपके पास आएंगे और बधाई भी आपको देंगे किस चीज की। लेकिन उससे पहले अरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये सारी चीजें क्या चल रहा है ये बजट में राजनीति। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, आपने पूछा था कि अगर इस बार के आम बजट में कहीं पर कुछ बिहार के लिए खास करके और गलती या सही से भी कुछ अच्छी बात निकली है तो वो यही। अब इसके अलग अलग दृष्टिकोण जरूर हो सकते हैं, लेकिन यह विशेष राज्य का दर्जा जो आम जनता भी मांग रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी मांग रहे हैं, हम लोग मांग रहे हैं, यहाँ सभी लोग बैठे मांग रहे हैं, उसमें एक मील का पत्थर ये चलिए मील का पत्थर साबित हो गए। कि भाई वीरेंद्र जी, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया इसी पर। विशेष बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के लिए हम सारे लोग हामी भरे हैं, लेकिन इस पर ये माननीय मुख्यमंत्री जी राजनीति कर रहे हैं और राजनीति करने वाले को हम लोग साथ नहीं देते हैं। बिहार को अगर विकासशील बनाना है तो हम सब लोग को लेकर चलें। अकेले जा रहे हैं झंडा उठाने के लिए दिल्ली में, घेरने के लिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये उनको जानकारी होना चाहिए कि 2001 में ही ये विशेष राज्य दर्जा के लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के राबरी उस पर खैर राजनीति हम नहीं करेंगे, अब वक्त की हमारे पास मजबूरी, इसलिए अंतिम प्रतिक्रिया चाहेंगे। और संक्षेप में आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे बजट को, आम बजट को आप कितने अंक दे रहे हैं? 10 में कितने? 10 में 9। 10 में 9 दे रहे हैं यहाँ पर, जिस तरीके से कहा। रामजतन जी, आप एक अंतिम प्रतिक्रिया इस पूरे आम बजट पर संक्षेप में। जी देखिए, पहली बार मुख्यमंत्री ने एक नीति का परिचय दिया कि केंद्र सरकार के अच्छे काम को सराहना किया है और वित्त मंत्री ने कहा है कि विशेष राज्य के दर्जा के लिए प्रति व्यक्ति आमदनी को भी जोड़ा जाएगा, वो बिहार के हित में जाता है, इसलिए उन्होंने धन्यवाद दिया। ये तो बिहार की बात हुई, लेकिन आम बजट पर संक्षेप में 10 में कितना नंबर दे रहे हैं आप? बजट देखिए, एक और कहते हैं कि लोक लुभावना है, ये लोग भी कह रहे हैं कि लोक लुभावना है, हम तो नहीं मानते कि लोक लुभावना है, रियलिस्टिक है, तो हम तो 10 में 10 ही देंगे। 10 में 10, 10 में 10, रैपिड फायर राउंड की तरह, क्योंकि वक्त का हमारे पास बिल्कुल मजबूरी है। अरुण सिन्हा जी, 10 में कितने अंक? देखिए, बस वही एक पॉइंट है, विशेष राज्य का दर्जा के विषय में थोड़ा सा भ्रामक में ही बोला है, तो हमको तो लगता है कि 0.1 यानी फेल, ये बजट फेल। 0.1 अरुण सिन्हा जी ने कहा, वो 0.1 सिर्फ उस प्रावधान की वजह से, अल्फाजों के हेर फेर की वजह से। सुशीला जी, महिलाओं के साथ बहुत कुछ किया गया, आप कितना दे रही हैं? 10 में कितना? नहीं, महिलाओं के साथ कुछ नहीं किया गया है, एक जरूर शुरुआत है, लेकिन उसका अंत क्या होगा नहीं कहना मुश्किल है। 10 में कितना? 10 में 2।
10 में 2 नंबर सुशीला जी दे रही हैं। सर्वोदय जी, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देंगे क्योंकि इस पूरे चर्चा में मैं भूल गया था, त्रिपुरा में लेफ्ट को सीट मिली है एक, हालांकि कांग्रेस के साथ लड़के आपने एक सीट वहां पर जरूर जीती, पहले उसकी बधाई। और इस पूरे बजट की अगर बात की जाए तो आम बजट को 10 में कितने नंबर दे रहे हैं? मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज कांग्रेस हो या भाजपा और उसके इर्द गिर्द के क्षेत्रीय दल पूर्ण बहुमत हासिल किया आपने। अमेरिका परस्त आर्थिक नीतियों पर चल रहे हैं और देश की जनता इसके चलते तबाह है। महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, बीमारी हो, ये सब चीज आज इसके चले आज दिखाई पड़ रही है। 10 में कितना नंबर? 10 में कितना नंबर? कोई भी एड्रेस नहीं किया, न युवकों के सवाल को, न छात्रों के सवाल को, न स्वास्थ्य के सवाल जी। 10 में कितना नंबर? वक्त की मजबूरी हमारे पास। भ्रष्टाचार को 5 लाख करोड़ इन्होंने कंसेशन दिया है पूंजीपतियों को, लेकिन किसानों के लिए इनके पास आप कितना नंबर दे रहे हैं? ये चिदम्बरम ने कर दिया, आप कितना नंबर दे रहे हैं? वक्त की मजबूरी है। मैं इनको 0 दूंगा क्योंकि ये देश को रसातल में ले जाए। चलिए 10 में 0 नंबर सर्वोदय जी दे रहे हैं। नवल जी, वक्त की मजबूरी, एक अंतिम प्रतिक्रिया और संक्षेप में 10 में कितने नंबर? मैं 3 नंबर दूंगा और 3rd डिवीजन से पास करा दूंगा। 3 नंबर 3rd डिवीजन से पास। अभिरंजन जी, अंतिम प्रतिक्रिया। और आपने सारी चीज भी सुन ली होगी, राजनीति भी आपने देखी, और किस तरीके से 10 में 0 भी यहां पर मिला है, 0.1 भी मिला है, 10 में 10 भी मिला है। देखिए, मुझे लगता है कि ये सवाल आज की तारीख में नीतीश कुमार जी से पूछा जाना चाहिए। अगर उनसे पूछा जाएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो 10 में 20 नंबर दे देंगे, क्योंकि बस वो इस बात की प्रतीक्षा में है कि एक लेमन जूस, एक झुनझुना, एक चॉकलेट, एक लॉलीपॉप मुझे मिल जाए और मैं अपने जीवन भर का कांग्रेस विरोध छोड़ दूं। तो नीतीश कुमार जी से ये सवाल पूछा जाना चाहिए। जहां तक आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं सुबह से लेकर अभी तक अपने स्टैंड पर, अपने बयान पर कायम हूं। एक भूसगोल विद्यार्थी 3rd डिवीजन से पास हो गया है। चलिए, 3rd डिवीजन से पास हो गया। और यहां पर जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आई हैं, राजद ने, भाई वीरेंद्र ने 9 नंबर 10 में 10 राम जतन जी ने 0 नंबर भी मिला, 0.1 भी मिला, 3 नंबर भी मिला। और आप आम जनता है, आम जनता कितना नंबर देगी वो इंपॉर्टेंट है। बहरहाल आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आए, आपने चर्चा की। तो आम बजट पर चर्चा जो निकली वो ये निकल कर सामने आई है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जो मेजोरिटी की बात करें तो पास तो जरूर हुआ ही है, लेकिन किसी तरीके से, अभिरंजन जी के अल्फाजों में अगर बोले तो 3rd डिवीजन पास। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। I rise to present the budget for the year 2013-2014.